हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट हुआ नहीं है, उसे ही प्रोसीड करूँगा। और उसमें आपने दो प्रोसेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। एक तो आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस को आपने पढ़ा और दूसरा रेस्पिरेशन प्रोसेस की आपने स्टडी की। लास्ट क्लास में मैंने आपको रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने बनाया था कि ये आपका ट्रैकिया है और ट्रैकिया से ये ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ये लंग्स और लंग्स से यहाँ से ब्रांचेज निकले थे और इस ब्रांचेज को मैंने कहा था ब्रोंक्यूल्स है। ठीक उसी तरीके से ये ब्रांचेज और ब्रांचेज से मैंने कहा था ये ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल से लंग्स निकला था क्या बेसिकली होता है इसमें। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से ब्लड वेसल्स आते हैं, जो ब्लड वेसल्स में CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, O2 का कंसंट्रेशन कम। जब इनहेल हुआ है तो O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। तो इस तरीके से ये डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आई है और ऑक्सीजन ब्लड में गया है। तो सवाल ये कि आखिर ये ब्लड में ऑक्सीजन आया कैसे और कार्बन डाइऑक्साइड गया कैसे। तो आज यहीं से एक टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा, जब आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड फॉर्म जब डाइजेस्ट होकर के सिंपलेस्ट फूड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई से वो ब्लड वेसल्स में गया। लेकिन आपने कभी सोचा कि वो ब्लड वेसल्स में जा कर के कर क्या रहा है? ब्लड एक ऐसी टिश्यू है हमारी बॉडी की जो बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंच सकती है। इस वजह से आपने न्यूट्रिएंट्स को उस ब्लड में रखा था ताकि वो ट्रांसपोर्ट करके एक प्लस से दूसरे प्लस, क्योंकि हमारी बॉडी की जो हाइट है डेट इज़ 5 to 6 फीट की ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं, तो उस पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उसी के लिए आज एक स्टडी करने जा रहा हूं। उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन हर एक ऑर्गेनिजम्स में इम्पोर्टेंट है, ये बात आपने पहले भी मैंने कहा है आपसे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस वैसे तो सिंपल डिफ्यूजन से ही हो जाता है, तो उसकी स्टडी की कोई बात है नहीं। बाकी बचा आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें से दो बातें हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका एक तो प्लांट्स है, दूसरा ह्यूमन बींग्स एनिमल्स है। एनिमल्स में भी हमारा जो स्पेसिफिक स्टडी है वो ह्यूमंस को लेकर के है। इस वजह से आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन आखिर कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन इन इंसानों में। वैसे एक बात है, जब आप अपने रियल लाइफ को ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से देखते हैं, कहीं ना कहीं एक मीडियम की नेसेसिटी होती है। लाइक अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, कोई आपके पास सामान है, अगर आपको दिल्ली से मुंबई भेजना है तो आपको एक मीडियम का नेसेसिटी होगा। आपको अगर अपने ही एरिया से किसी और एरिया में जाना है तो आपको एक ट्रांसपोर्टेशन किसी मीडियम की ज़रूरत होगी। हो सकता है वो आपका कार हो, मेट्रो हो, बस हो, रिक्शा हो, या कोई अदर व्हीकल्स या अदर कोई मीडियम हो सकता है। लेकिन आज ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग में हो रहा है, तो हमारे बॉडी में भी ऐसे ही कोई मीडियम है। दो मीडियम पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूट तो नहीं है, दो ही रूट। एक तो आपका ब्लड है, सबसे पहले आप देखिए मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कि दो पार्ट, एक को तो आपने कहा है कि ब्लड और दूसरा लिम्फ है। इस हमारी बॉडी में जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके मीडियम ब्लड ही है। ब्लड के माध्यम से ही, ब्लड के ज़रिए से ही एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और दूसरा लिम्फ है। तो सवाल ये कि आखिर ये ब्लड है क्या? आइए देखते हैं। मान लेते हैं आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें आपने अपने ब्लड को निकाल के रखा।
इस टेस्ट ट्यूब में आपका ये रेड ब्लड, और इस ब्लड को जब आपने माइक्रोस्कोप पर ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद उनकी क्वांटिटी और अदर भी पैरामीटर्स हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट है, उस पर स्टडी करने के बाद आपको ये पता चला है 55% तो प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा की भी अगर स्टडी किया जाए तो 90 से 92% वाटर होता है, जिसे आप H2O भी कहते हैं, और 6 to 8% की अगर बात करें तो प्रोटीन है। आइए देखते हैं आखिर कौन कौन से प्रोटीन पाए जा रहे हैं। एक प्रोटीन तो ये चल नहीं रहा है, एक को बोलते हैं एल्ब्यूमिन और दूसरा है ग्लोब्यूलिन। ये सभी प्रोटीन का नाम है बेटा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और एक फाइब्रिनोजेन। उसके बाद कुछ अमाउंट में साल्ट्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स एंड साल्ट्स, वही जो आयन के फॉर्म में होता है, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। वैसे सीधी बात है, टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लड को लिया, ब्लड को जब आपने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप पे और अदर इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके आपने ये पता लगाया है कि 55% तो इसमें प्लाज्मा है, जिसमें से 90 से 92% वाटर पाया जाता है। 6 to 8% प्रोटीन है, वो प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन और कुछ अमाउंट में साल्ट्स भी हैं। लेकिन इधर बाकी का क्या, 55 ही हुए, 45 किधर जा रहे हैं। और आपका ये 45% कर्पसल्स हैं, और ये कर्पसल्स की भी अगर बात करूं तो 3 डिफरेंट फॉर्म में, एक तो RBC, दूसरा WBC और फिर प्लेटलेट्स। नाम तो आपने सुना ही होगा। अभी तक मैंने आपको ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बताया है। 55% तो प्लाज्मा है, 45% कर्पसल्स है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम आज हमारा जो इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा है वो ब्लड ही है। तो ब्लड की स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसमें से प्लाज्मा में अगर 92% वाटर है तो इनकी जो कलर है वो पेल येलो कलर की दिखती है। ये पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। अब मैं स्टडी करने जा रहा हूँ एक एक पॉइंट को, RBC क्या, WBC क्या, प्लेटलेट्स क्या। आइए देखते हैं। इसको मिटाया जाए और फिर एक एक करके चर्चा हर एक कर्पसल्स की, उसमें से भी सबसे ज़्यादा RBC पे करेंगे चर्चा। नंबर 1 पॉइंट RBC, जिसका पूरा नाम रेड ब्लड कर्पसल्स है। इसको प्यार से एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। जब आप इसे ब्लड में इसके नंबर को काउंट करते हैं तो जनरली ये 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। 5 to 5.5 मिलियन पर mm³, ये वॉल्यूम की एक यूनिट है, ये उसका काउंट होता है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होते हैं पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आप 100 ml ब्लड लिए हैं तो उसमें से 12 से 16 ग्राम RBC पाया जाएगा। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है, इनकी जो लाइफ स्पान है
120 डेज का होता है। अब आप कहेंगे सर ये 120 डेज में तो ख़त्म हो जा रहा है, डेथ हो जाता है, इनकी लाइफ स्पान ख़त्म हो जाती है, और डेथ होने के बाद ये जा कहाँ रहे, और अगर ये चले भी गए तो नए आए कैसे। ये 120 डेज़ के बाद डेथ होता है, और फिर इसकी जो बुराइट है अब लीवर में होता है। ये लीवर एक तरीके से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान लीवर ही है। और दूसरी बात, ये दोबारा बनते कैसे, बनाता है बोन मैरो मैच्योर स्टेज में। अर्ली स्टेज में तो लीवर ही बना के देता था, बोन मैरो बनाता है। और बनाने से पहले, क्योंकि आपको पता है मीडियम है, जैसे अगर ट्रक बनना है या अगर ऑटो बनना है या कार बनना है, तो सबसे पहले उसकी एक डिसीजन ली जाती है कि उस बनाने उसका यूज क्या है। अगर आप ऑटो बना रहे हैं तो उसका एक पर्पस होगा कि क्या करना है, पैसेंजर ढोना है या फिर उसमें लोडिंग का काम करना है। अगर ट्रक है उस अकॉर्डिंग से बनाएंगे। आज ये भी आरबीसी जब बना रही है, बहुत सारे बातों का ख्याल रखिए। आरबीसी अगर बात करें, सबसे पहले तो इसमें जितने भी इसकी जो शेप है वो इमेच्योर स्टेज में ओवल शेप की होती है, लेकिन मैच्योर स्टेज में ये बाइकॉन्केव होता है। ऐसा इसलिए, अगर राइटिंग नहीं दिख रही है इस वजह से मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बाइकॉन्केव। वैसे एक बात है, मैंने आपसे कहा है कि ब्लड एक ऐसी सेल्स हैं जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में जा रहा है। याद करिए, हमारे जो ब्रेन का नर्व्स है वो काफ़ी थीन है और वहाँ तक ब्लड को जाना है। और ब्लड सर्कुलेशन जब होता है उस समय मुझे ऑक्सीजन चाहिए, और वो भी बहुत ही फास्ट, स्लो नहीं चलती है। कोई बहाना नहीं कि जाम में फंस गए, या कोई बहाना नहीं कि यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई है। तो ऐसा जाम में ना फंसे, इसके लिए व्यवस्था की गई है। बोन मैरो ने उनके शेप को चेंज कर दिया है। वैसे तो ओवल शेप आपको पता है इस तरीके से होता है, लेकिन ये कन्वर्ट होकर के बाइकॉन्केव हो रहा है कुछ इस तरीके से। अरे सीधी बात है, अगर रोड पर कार भी है और बाइक भी है, बाइक वाले को तो आपने देखा होगा कैसे कट के निकल लेते हैं। आज वही काम बाइकॉन्केव से अब होकर के आरबीसी करेगी, ताकि क्योंकि ये फास्ट इसको ब्लड पहुंचाना है। मुद्दा वही है, क्योंकि मीडियम बना हुआ है और फास्ट इसको ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए ये सारा जो मैकेनिज़्म होगा, जो बोन मैरो ब्लड बना रही है, आरबीसी बना रही है, वो इसका ख्याल रखते हुए बनाएगी। दूसरा, ये आज आरबीसी ऑक्सीजन को लेकर के जा रही, अदर सेल ऑर्गेनेलीज वहाँ रह करके क्या करेंगे। आपको पता है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहाँ पर अगर चीफ गेस्ट को जाना है तो छोटे मोटे बच्चे जा कर के क्या करेंगे, उसे बाहर कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी हुआ है। नो सेल ऑर्गेनेलीज, नो सेल ऑर्गेनेलीज आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। जैसे ये सेल है, सेल में ये आपका न्यूक्लियस एब्सेंट मैच्योर स्टेज में, और इसी से जुड़ा हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट। गोल्जी बॉडी क्या करेंगे, ये जा करके एब्सेंट। वैक्यूल्स, जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है ये एब्सेंट होता है। इसका एक रीज़न ये भी है कि इसके वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चले जाए, इस वजह से ये सभी ऑर्गेनल्स इसके पास में आरबीसी में नहीं होता है, क्योंकि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन फोकस है ऑक्सीजन को लेकर के जाना, और ऑक्सीजन ना जाए तो ये सेल खुद ही डेड कर जाएगी। इस वजह से ना तो न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी बॉडी, ना लाइसोसोम्स, ना प्लास्टिड। प्लास्टिड वैसे भी प्लांट सेल्स में होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ दी जाती है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, वो हीमोग्लोबिन का गोद में ही बैठ के जाता है। हीमोग्लोबिन ये कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, कैरी O2 एंड CO2। ठीक है, ये बात भी अपने आरबीसी को लेकर के, अगर आपने आरबीसी को काउंट किया ब्लड में तो वो 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन तक आपको मिला है। उसके बाद अगर आपने वेट की फॉर्म में देखने का प्रयास किया तो आपने अगर 100 ml ब्लड लिया है, उस 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम आपको आरबीसी ही मिलेगा। तीसरा, ये इनकी लाइफ स्पान 120 डेज़ की है। मरने के बाद ये लीवर के पास जाती है, वहीं पे दफन हो जाती है, लेकिन दफन होने के बाद कोई और भी आती है, आने के लिए बोन मैरो बनाता है। इमेच्योर स्टेज जब था तो वो ओवल शेप में था, मैं लिख देता हूँ।
इमेच्योर स्टेज की बात हो रही, और यहाँ पर मैच्योर स्टेज, क्योंकि आज ये मैच्योर हुआ है, ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। और कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज नहीं, मैंने पहले भी कहा अगर सेल ऑर्गेनेलिज हुए तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस हैं वो ऑर्गेनल से कवर्ड हो जाएगा, क्यों, और मेन जो मेरा फोकस है वो ऑक्सीजन को कैरी कराना है, इस वजह से ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होते हैं। और फोर्थ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के वजह से ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ hemoglobin, blood looks red। जो खून आप देख रहे हैं वो अगर आपको लाल दिख रहा तो उसका एक ही रीज़न है, हीमोग्लोबिन है, क्योंकि अभी तो आपने प्लाज्मा के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है। अब एक चीज़, वैसे जो मैंने आपसे कहा है कि ये आरबीसी के सेल्स में सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को चेंज किया गया है ओवल शेप से बाइकॉनकेव शेप, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन सेल बाय नेचर कर रही है, ये नेचर की अलमाइटी है, ये ब्यूटी ऑफ नेचर है। हम तो बस बोल रहे हैं, कर कौन रहा है, नेचर रहा है। मैंने जाके आरबीसी को नहीं कहा था कि तुम्हें ऑक्सीजन लेकर के जाने अपनी शेप चेंज कर लो, मैंने आरबीसी से नहीं कहा था कि तुम्हें ऑक्सीजन लेकर के जानी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस तुम कवर करोगी, सेल ऑर्गेनल एब्सेंट कर लो, बाय नेचर हो रहा है। ठीक है। दूसरी जो आपका पॉइंट है वो डब्ल्यूबीसी का है, आइए अब उस पर भी चर्चा हो जाए। ये बात आपके आरबीसी को लेकर के, और आरबीसी का दूसरा नाम तो आपको पता चल चुका होगा, एरिथ्रोसाइट। और अब डब्ल्यूबीसी, ये भी कॉर्पसल्स है, इस पे वैसे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में डब्ल्यूबीसी का बहुत ज़्यादा तो रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब आई है सामने तो डिस्कस तो बनता है। वैसे तो डब्ल्यूबीसी का पूरा फुल फॉर्म वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होता है, और इसका एक काम है वो है इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। इम्यून सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ठीक वैसे ही है जैसे हमारी कंट्री के आर्मी सिस्टम। हमारे बॉडी में जब आप अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, कहीं ना कहीं आप जो एयर ले रहे हैं उस एयर के जरिए से कई सारे पैथोजेंस आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, और बॉडी हमारी उससे बार बार लड़ रहा होता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है अगर वो ना लड़ पाए तो हम बीमार हो जाते हैं, और लड़ने का काम इम्यून सिस्टम में भी डब्ल्यूबीसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। कौन आई है फॉरेन मटेरियल, कौन आया है पैथोजन, उसको मारने का काम डब्ल्यूबीसी करता है। चर्चा आप वैसे तो क्लास 11th में बहुत अच्छे से करेंगे, अभी आप क्लास 10th में हैं, आपके लिए डब्ल्यूबीसी के लिए इतनी ही बातें पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्लेटेलेट्स। वैसे तो प्लेटेलेट्स फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होता है, और इसका एक जो इम्पोर्टेंट काम है वो ब्लड को क्लॉट कराता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। सोचिए अगर कभी आपका हाथ कटा, ऐसा तो है नहीं कि ब्लड फ्लो हो रहा है और होते होते पूरा ब्लड निकल गया। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, जिसके वजह से वो ब्लड फ्लो स्टॉप होती है। और इसका इम्पोर्टेंस तो आपको पता चल चुका है, अगर वो नहीं रुकता तो हमारी बॉडी से सारी की सारी ब्लड बाहर आ जाती और हो सकता था हम इस दुनिया में ना बचते, और बचाने का काम कर रही है प्लेटेलेट्स। अब अगर ब्लड को लेकर के इतनी भी बात हो ही गई है, और आपको पता है ब्लड क्योंकि एक लिक्विड सब्सटेंस है और इसको पूरे बॉडी पे मूव करना है, और मूव कराने के लिए एक पंप का होना ज़रूरी है। आप तो जानते हैं ना, कोई भी लिक्विड को अगर फॉलो करवानी है उसके लिए उसको पंपिंग चाहिए। अगर कूलर ही चल रहा है तो कूलर में पंप लगा हुआ है, तभी चारों साइड पानी आराम से बह पा रहा है। अगर इरिगेशन ही हो रहा है खेतों में तो आपको पता है कि पंप चलता है, उसके बाद ही पानी इधर से उधर बह रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी एक पंप सिस्टम है, उस पंप सिस्टम को हार्ट कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पंप ऑर्गन। पंप ऑर्गन, और ये कहा जाता है
हार्ट को। वैसे तो हार्ट में स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, मैं उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना तो बनाने जा रहा हूँ, ना आपको मैं वो सारा बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में बताने की चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़ कि आप भी इसे सिंपल स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करेंगे अगर बोर्ड एग्जाम्स में आता है। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है जो लेफ़्ट तरफ से टिल्टेड होते हैं हमारे बॉडी में, तो मैं भी थोड़ा सा टिल्टेड बनाने का कोशिश करूँ। और इनकी साइज की अगर बात करें, अप्रॉक्स 1 फिस्ट के, अगर एक मुट्ठी की बात करें उसी शेप का होता है जितना आपके बॉडी का एक मुट्ठी का शेप है तो छोटा सा ही, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये स्ट्रक्चर को ज़रा देख लिया जाए। ये दिल केवल पंप करने के लिए बना है, ना तो देने के लिए और ना ही टूटने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? ये हार्ट है जो स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट की तरफ, और ये कुछ इस तरीके से वाल्व, और ये फिर मस्कुलर वाल्व, और यहाँ से फिर एक वाल्व, और ये फिर मस्कुलर वाल्व, और फिर इसी तरीके से साइड भी यहाँ पर ये वाल्व और ये मस्कुलर वाल्व, और ये फिर वाल्व, और यहाँ से फिर मस्कुलर वाल्व। ये इस तरीके से कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। और अगर डायरेक्शन की बात करें, वैसे तो ये हार्ट का मिरर इमेज है, इस वजह से इधर वाले इसे राइट आर्टेरियम कहा जाता है। इस वाले रीजन को आर्टेरियम, इस वाले को वेंट्रिकल्स, या आर्टेरियम या वेंट्रिकल्स, बस साइड ये राइट में है तो आज राइट आर्ट्रिकल हो जाएगा, और वो लेफ्ट में है तो लेफ्ट आर्ट्रिकल हो जाएगा, राइट आर्टेरियम। और ये राइट वेंट्रिकल। और इस साइड वाले को लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भी वेसल्स निकलते हैं उस वेसल्स को मैं 2 यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आगे अभी ब्लड डबल सर्कुलेशन पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो राइट वेंट्रिकल से वाल्व वेसल्स निकलती है, इस वेसल्स को कहा जाता है एओर्टा। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ से पुल्मोनरी आर्टरी इसे कहेंगे, और ये वेंट्रिकल रीजन से निकल रहा है, इसे एओर्टा कहा जाता है। बाकी ये वेसल्स अभी दोबारा फिर से बनाया जाएगा जब आप डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे। अब सवाल ये कि आखिर ये पंप कैसे करती है, ब्लड इसमें कैसे आता है, कहाँ से आता है और कैसे जाता है, कहाँ जाता है। इस पूरे जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट का है। इस वाले रीजन को आर्टेरियम, इसको वेंट्रिकल कहा जाता है। मैंने इतना ही बनाया है क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर मुझे दिखाना था। अब आते हैं इसकी सर्कुलेशन पे, आखिर हमारी बॉडी में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। दैट इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। डबल सर्कुलेशन में थोड़ा सा आप अपना ध्यान को कंसंट्रेट करिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। और यही हमारा लास्ट स्टेप भी होगा। यहाँ भी मिटा रहा हूँ, रब करना ज़रूरी था। डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, इसके स्ट्रक्चर और इसके जब पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म को देखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। इससे पहले मैंने आपको अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको बताया था कि ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया से ये ब्रोंकाई से ये लंग्स, और लंग्स में ये ब्रांचिंग
इसी ब्रांचिंग से इस ब्रांचिंग को ब्रोंक्यूल्स कहा था, और यहीं पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एल्वियोलाई, और इसके बीच में मैं एक छोटा सा हार्ट बना रहा। ये कुछ इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर जो अभी मैंने ड्रॉ किया था। ये हार्ट है और यहाँ पर ब्लड की टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। ये अपना बॉडी का टिश्यू है जो इधर भी है। कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि ये बॉडी की टिश्यू है। ठीक है, इस टिश्यू में आपको ये इमेजिन करना है कि इस साइड से ब्लड आ रही है और इस साइड से ब्लड जाएगी। अब क्या होता है कि टिश्यू में रेस्पिरेशन हो रहा है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा वो कार्बन डाइऑक्साइड आज यहाँ ब्लड वेसल्स से होते हुए, मैंने अभी ब्लड वेसल्स का नाम नहीं बोला है, अभी बोलूँगा, यहाँ से होते हुए ये आर्ट्रियम में आ रहा है, और आर्ट्रियम में जैसे ही आता है इसे डिस्टॉल कहा जाता है, और यहाँ से फिर वेंट्रिकल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड थी, लेट सपोज कि ये यहाँ पे आई है, और अब ये यहाँ से पंपिंग होकर के, क्योंकि हार्ट का काम सिर्फ पंप करना था, तो ये भी सिर्फ पंप कर रही है, इस ब्लड को ले करके आज लंग्स के पास आई है। ये ब्लड वेसल्स लंग्स के पास आई है, और लंग्स में आपको पता है डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। जब ऑक्सीजन दिया, लंग्स ने कहा कि आई हो तो हार्ट से, जाओगे भी तो हार्ट होते हुए ही जाना, तो इधर से आ रही है ऑक्सीजन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक तरफ से ही ऑक्सीजन आ रहा है, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि लंग्स में किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। लंग्स जैसे ही इस ऑक्सीजन को गैस को एक्सचेंज किया है, एक्सचेंज करने के बाद फिर से हार्ट में भेजा है। आज ये हार्ट में के आर्ट्रियम में आई है, आर्ट्रियम से फिर ये ब्लड जो वेंट्रिकल से हो मैं इंटर किया, और इसी वेंट्रिकल से ये ब्लड आ जाएगी टिश्यू के पास। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के गई है हार्ट में, हार्ट ने पंप किया, पंप करके लंग्स के पास भेजा, और फिर लंग्स ने गैसेस को एक्सचेंज करके फिर से हार्ट में ही भेजा, क्योंकि बहुत ईमानदार है, जहाँ से आई हो वहाँ होते हुए ही जाना। और जब हार्ट में आई है, हार्ट ने फिर उन सारे ब्लड्स को ब्लड के बॉडी के टिश्यू में भेजा है। अब एक एक करके नाम की चर्चा करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे अच्छे से कि डबल सर्कुलेशन नाम क्यों दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है जिसे आर्टरी कहा जाता है। ये आर्टरी है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इस साइड जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये वेन है, और वेन कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 कैरी कर रही है। आज इधर से CO2 जा रही है और इधर से O2 आ रही है। ये O2 और ये इधर CO2। ये इस वाले रीजन को जो हार्ट से वेसल्स निकला है इसे सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है।
ये सुपेरियर वेना केवा, और यहाँ जो आप हार्ट तक का रीजन देख रहे हैं, इस वाले रीजन को कहा जाता है एओर्टा। ये हार्ट का वेसल्स हैं और ये ब्लड का वेसल्स है। ये भी इस वाले रीजन तक जो आप देख रहे हैं, ये हार्ट का वेसल्स हैं और ये ब्लड का वेसल्स है। और इस वाले वेसल्स को कहा जाता है पुल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पुल्मोनरी आर्टरी। और इस वाले को वो कहा जाता है पुल्मोनरी वेन। पुल्मोनरी वेन, ये पुल्मोनरी आर्टरी है और ये पुल्मोनरी वेन है। ये आप देख चुके हैं कि आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। एक बार मैं फिर से इसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपका ये बॉडी का टिश्यू है, इसे मैं लिख देता हूँ, बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू में क्या होता है, बेसिकली रेस्पिरेशन चल रहा होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जब ऑक्सीजन आती है तो रेस्पिरेशन हुआ है, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन तो कंज्यूम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आई है, हार्ट में इंटर कर रही है, आर्टरियम में, वो भी सुपेरियर वेना केवा के जरिए से। फिर ये ब्लड यहाँ से पंप होकर के लंग्स के पास आई है और ये फिरियात लेके आई है क्या, कि ये गैसेस को एक्सचेंज किया जाए। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगा जो एक्सहेल हो जाता है, और ऑक्सीजन जो इनहेल किया था वो ब्लड में आता है। और ये ब्लड, लंग्स ने कहा है कि जब हार्ट से आई हो तो हार्ट में ही जाना, कोई धोखाधड़ी नहीं। इस ऑक्सीजन को फिर इन्होंने हार्ट में ही इंटर कराया और इस ब्लड को फिर से इस वेंट्रिकल्स ने इसी ब्लड को फिर से पंप करके बॉडी के टिश्यू में भेजा है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। एक बार तो हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से हार्ट में आया। दूसरी बार बॉडी टिश्यू से हार्ट में गई, फिर हार्ट से बॉडी टिश्यू में आई। इस वाले रीजन को कहा जाता है, ये जो सर्कुलेशन जो हार्ट से टिश्यू के बीच हो रहा है, इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। और इस वाले रीजन को पुल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आप बताइए, क्या 2 बार सर्कुलेट कर रही है? एक बार तो सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा पुल्मोनरी सर्कुलेशन। इस वजह से ओवरऑल कहा जाता है क्या, डबल सर्कुलेशन। जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हार्ट पंप कर रहा है, हमारा जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन, वो डबल सर्कुलेशन का काम करती है। दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, कहीं पर भी ये ओपन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये बंद हो जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सर्कुलेट करता है। अब इसी में आपको एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, एक येलो कलर का बॉक्स बनाया है जिसमें उन्होंने ब्लड प्रेशर को लेकर के चर्चा किया है। तो मैं ब्लड प्रेशर इसी से समझा देता हूँ आपको। और यहाँ से ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब ब्लड आती है तो इसे डिस्टॉल कहा जाता है, और उस समय पे जो प्रेशर होता है ब्लड का, वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हार्ट में लेकर के आई है, जब वो इंटर करती है तो वो डिस्टॉल होता है, तो इसे डिस्टॉलिक प्रेशर कहा जाता है। उसके बाद जब ये वेंट्रिकल इस ब्लड को बॉडी टिश्यू में भेजती है, इसे सिस्टोल कहा जाता है, और उस समय जो ब्लड की प्रेशर होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होती है। तो जब आती है तो 80 mmHg के स्पीड से आती है, प्रेशर से आती है, और जब जाती है तो 120 mmHg के प्रेशर पे जाती है। इस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डायस्टोल बाई सिस्टोल अगर कहें तो 80 से 120 ये mmHg होता है, और ये नॉर्मल है। वैसे तो मैक्सिमम अगर बात करें, जो एबनॉर्मल जो पीक पोजीशन है वो 130 तक है। 130 से अब अगर ये प्रेशर जाता है तो आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और वैसे पेशेंट 80 to 120 जो नॉर्मल कंडीशन है, आपको इस पर
यही आपका ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर में ये डिस्टोलिक प्रेशर है जो ब्लड को डायस्टोल किया है, और ये सिस्टोलिक प्रेशर मतलब आई थी 80 के स्पीड से और गई कितने की स्पीड से, 120 के स्पीड से। यहाँ से आपका ये ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आपने देखा कि ब्लड किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट जो मीडियम था वो आपका लिम्फ है। थोड़ा सा चर्चा लिम्फ पे हो जाए। लिम्फ बेसिकली क्या है कि ब्लड का जो आपका कंटेंट था उसमें से बस आप आरबीसी माइनस कर दीजिए। लिम्फ क्या होता है, ब्लड माइनस आरबीसी। अब ब्लड में क्या क्या चीज़ था ये देख लीजिए, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि प्लाज्मा है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं और प्लस आरबीसी है। माइनस क्या करना है, आरबीसी। बायोलॉजी में मैथ्स कैंसिल कर लीजिए, प्लस आरबीसी माइनस आरबीसी दोनों खत्म, तो बचे क्या, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और इसी को कहा जाता है लिम्फ। और ये कैरी करती है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ये कैरी करती है, और कुछ अमाउंट में साल्ट को भी कैरी करती है। ठीक है, ये बातें हुई अपनी लिम्फ को लेकर के। वैसे तो आरबीसी कैरी कर रही थी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन लिम्फ का रोल थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो प्लाज्मा बैठा है, डब्ल्यूबीसी बैठा है, प्लेटलेट्स बैठा है, तो ये सब खाली थोड़ी बैठेगा, कैरी कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिएंट्स को, साल्ट्स को। यहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट होता है। और अब बारी प्लांट्स की। प्लांट्स के बारे में आप बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, 80% चीज़ आपको पता है, 20% बताना, क्यों ना चर्चा अभी हो जाए। पता इसलिए है क्योंकि न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता ही दिया था। अगला जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में वैसे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो कैरी हो रहा था वो स्टोमाटा के माध्यम से हो रहा था, आपको पता है, कुछ इस तरीके से। ये आपका किडनी बीन सेपिड का दो स्ट्रक्चर था, इसे कहा था गार्ड सेल, और यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पोर से एक्सचेंज होता है। दूसरा जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की बातें हैं वो है फूड को लेकर के और वाटर को लेकर के झगड़ा है। जब फोटोसिंथेसिस कर रही होती है प्लांट को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और फूड जो लीव्स पे बन रही है बॉडी के हर एक प्लांट पार्ट पे रिक्वायरमेंट है, तो उसी समय पे एक एग्रीमेंट बनती है। रूट तभी वाटर को देता है जब उधर से फूड भी वापस आती है। तो प्लांट्स और रूट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। दूसरा चीज़ है कि प्लांट वाटर का रिक्वायरमेंट केवल लीव्स पे है क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रहा है, और जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है वो प्लांट के हर एक पार्ट में नेसेसिटी है, चाहे फ्लावर हो, फ्रूट हो, लीव्स हो, स्टेम हो, रूट हो, प्लांट के हर एक पार्ट्स पे। तो फूड का जो मूवमेंट होगा वो मल्टी डायरेक्शनल में होता है, बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं। बाई डायरेक्शनल और ये यूनी डायरेक्शनल होता है। फूड का ट्रांसफ़र फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम से। पढ़ चुके हैं आप क्लास 9th में कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फ्लोएम। और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जाइलम करती है। इतनी ही बातें आपको इसमें पढ़नी थी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वैसे तो स्टोमाटा कर रहा है,
और फिर अगर फूड और वाटर की बात करें तो फूड फ्लोएम से फूड फ्लोएम, मैं पी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसके स्पेलिंग में PH है, इस वजह से F से फूड F से फ्लोएम नहीं बोल रहा हूँ। से फूड और से फ्लोएम, ये याद करने का तरीका, एक अगर आपको पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक पता है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है। और इस तरीके से आपके बीच ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहे। अब जो अगली टॉपिक होगी वो एक्सक्रीशन का है, पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।